Brought to you by यानी Suzu छुट्टी Steel. का दिन Strong लोग today, अपने घरों में secure आराम कर रहे tomorrow. थे, लेकिन सीएम योगी का बुलडोजर आज भी काम पर था। जी हां, फुल वर्किंग डे। टारगेट दरअसल लोनी के ट्रोनिका सिटी में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी मजार टारगेट थी। कड़ी धूप, भयंकर गर्मी, लेकिन 4 बुलडोजरों की चौकड़ी ने एक बार जब काम शुरू किया तो अवैध मजार को जमींदोज होने के बाद ही ये चारों बुलडोजर रुके। बुलडोजर रुकेगा नहीं, माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। हमारा बुलडोजर बोलता नहीं है, लेकिन माफियाओं की बोलती बंद कर देता है। सीएम योगी 100% सच कह रहे हैं। बुलडोजर यही करता है और इस बार वो भूमाफिया की बोलती बंद करने पहुंचा लोनी के ट्रोनिका सिटी इलाके में। देखिए, पहला बुलडोजर दीवार पर चोट कर रहा है, दूसरा बुलडोजर पिलर पर प्रहार कर रहा है, तीसरा बुलडोजर दीवार में छेद कर रहा है, चौथा बुलडोजर दूसरे पिलर पर वार कर रहा है। यानी 4 बुलडोजर मिलकर इस स्ट्रक्चर की ईंट दर ईंट उखाड़ रहे हैं, इसकी नींव हिला रहे हैं, पक्के निर्माण को मलबा कर रहे हैं। जिस ढांचे पर योगी का महाबली वार कर रहा है वो असल में पीर बाबा की मजार बताई जा रही है। ये मजार लोनी में ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र के C8 सेक्टर में ग्रीन बेल्ट पर बनी है। यानी जो मजार तोड़ी जा रही है वो सरकारी जमीन पर किया गया अवैध निर्माण है और यूपी में ऐसे निर्माण का मतलब है उसका मिट्टी में मिल जाना। लिहाजा बुलडोजर सरकारी जमीन पर कब्जे वाली साजिश को जमींदोज कर रहा है। योगी राज में अवैध कब्जे का मतलब क्या होता है? गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी में गरजते बुलडोजर की तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। 4 बुलडोजरों को लाया गया है, यानी कि योगी के 4 बुलडोजर इस वक्त पूरे एक्शन में हैं और अभी आप तस्वीर देख सकते हैं। इस बाजार को चारों तरफ से जो है वो तोड़ा जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक C8 सेक्टर में जिस जमीन पर यह मजार बनी है वो यूपी सीडा की है। राजस्व अभिलेखों में इस मजार का कोई जिक्र नहीं है, यानी इसका निर्माण बिना प्रशासन की अनुमति के किया गया, जबकि औद्योगिक जमीन का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य के लिए ही हो सकता है। लिहाजा प्रशासन ने पहले मजार हटाने का नोटिस थमाया और जब नोटिस पर अमल नहीं हुआ तो बुलडोजर को मोर्चे पर लाना पड़ा। हो हल्ला और हंगामा ना हो इसका भी इंतजाम कर दिया गया। 2 कंपनी PAC और सैकड़ों पुलिस के जवानों की मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसी द्वारा एक कार्रवाई अपनी की गई थी, नोटिस आज के उनके द्वारा ये बताया गया है कि उसके बावजूद उनके द्वारा कोई वैध पेपर नहीं उपलब्ध कराए गए थे, जिसके क्रम में आज उनके द्वारा इसको गिराए जाने का निर्णय लिया गया था। उसी क्रम में आज हमारे द्वारा यहाँ पर पुलिस पर पर्याप्त मात्रा में लगाया गया है। इसमें 3 ACP लगाए गए हैं, 7 थाना प्रभारी लगाए गए हैं, 2 कंपनी PAC है और लगभग 650 सिविल पुलिस लगाई गई है। अब बुलडोजर एक्शन से कुछ देर पहले की तस्वीरें देख लीजिए। सरकारी जमीन पर कब्जा कर विशाल गुंबद वाली कैसी भव्य मजार बनाई गई थी, लेकिन कब्जा गैंग ये भूल गई कि सूबे में योगी की सरकार है जिसे अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं है। बताया जा रहा है कि 2001 में पहले यहाँ एक चबूतरे का निर्माण हुआ, फिर कुछ साल बाद चबूतरे को चहारदीवारी से घेर दिया गया। कोरोना काल में विशाल गुंबद बनाकर भव्य मजार खड़ी कर दी गई। हालांकि मजार से जुड़े लोग बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। उनका दावा है कि पीर बाबा की ये मजार दशकों पुरानी है। हालांकि मजार के खादिमों के पास सिर्फ दावे ही थे, दावों को साबित करने के लिए दस्तावेज नहीं। ऐसे में प्रशासन ने मजार को अवैध घोषित किया और फिर वही हुआ जो अवैध निर्माण के साथ यूपी में होता है। बुलडोजर फौज आई और पीर बाबा की मजार का वजूद हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात तो जहरीली साजिश की, जो अगर परवान चढ़ जाती तो मुंबई में नरसंहार हो जाता। कम से कम 30,000 मौतें तो तय थी। मुहर्रम के मौके पर मातमी जुलूस निकालने वाले मुस्लिम भाइयों के घर मातम फैलाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया था। लेकिन भला हो मुंबई पुलिस का, जो इस बार घटना होने के बाद नहीं बल्कि घटना होने से पहले ही मौके पर पहुंची और साजिश रचने वाले को धर दबोचा।
विटामिन सी बोल के मुझे दिया गया था कि ताकत के रूप में। खाली एक आदमी नहीं होगा, उसमें बड़ी गैंग होगी। मुहर्रम के जुलूस में जहरीली साजिश। 30,000 लोगों की हत्या का प्लान। पेन किलर के नाम पर जहरीला कैप्सूल। मुहर्रम को लेकर अगर पुलिस सतर्क ना होती तो मुंबई में नरसंहार हो जाता। एक दो नहीं बल्कि 30,000 लोगों की जान चली जाती। साजिश ही कुछ ऐसी रची गई थी। टारगेट पर था मुहर्रम का जुलूस। प्लान था जुलूस में शामिल लोगों की हत्या करना। जरिया था जिंक फास्फाइड वाला जहरीला कैप्सूल। इसी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आरोपी जा पहुंचा मुंबई के जेजे और भायखला इलाके में निकल रहे मुहर्रम के जुलूस में। लेकिन जुलूस में शामिल लोगों की किस्मत अच्छी थी और आरोपी की खराब। ये मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो इसने कबूल किया कि इसकी एक साजिश है और इसने इस प्रोसेशन को टारगेट किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाने की इसने कोशिश करी। इस साजिश के तहत इसने 50 किलो जिंक फॉस्फाइड नाम का केमिकल ये प्रोक्योर किया और 30,000 एम्प्टी कैप्सूल्स ये भी प्रोक्योर करी। इस खौफनाक साजिश के पीछे दिमाग था इस शख्स का। नाम फैयाज प्रेम जी, शिक्षा BBA ग्रेजुएट, काम पेंट का कारोबार। जाहिर है फैयाज नाम के इस शख्स का तारुफ भले ही छोटा हो लेकिन इसकी करतूत बहुत बड़ी थी। इतनी बड़ी कि पूरी मुंबई में कोहराम मच सकता था। इसने किया क्या अब वो भी समझिए। फैयाज ने 50 किलो जिंक फास्फाइड और 30,000 खाली कैप्सूल खरीदे। इसने अकेले एक कमरे में बैठकर करीब 15,000 कैप्सूल में जिंक फास्फाइड भरा। फिर इन कैप्सूल से भरा बॉक्स लेकर ये मुहर्रम के जुलूस में जा पहुंचा। इसने जुलूस में शामिल लोगों के बीच कैप्सूल बांटना शुरू कर दिया। फैयाज का दिया कैप्सूल खाकर कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में भर्ती इन लोगों ने आप बीती बताई है। कैप्सूल भी मैंने विटामिन सी बोल के मुझे दिया गया था कि ताकत के रूप में, और जब जुलूस में आदमी थका होता है तो मैंने इसको यूज़ किया। उसके बाद में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वह मजलिस में बैठा करीब 2 घंटे 2.5 घंटे बैठा था जी। और इसके बाद फिर मजलिस उजली सुन के 2 घंटे के बाद मैं दोस्त के साथ एक्टिवा से फिर निकला घर पे। तो मेरे को घर पे पहुँचते जो घर से 5 मिनट पहले उल्टी आना चालू हो गया था। पुलिस को खबर मिली कि मुहर्रम के जुलूस में दिया गया कैप्सूल खाने से कुछ लोगों की तबीयत खराब हुई है तो वो तुरंत हरकत में आई। उसने फैयाज को धर दबोचा। गनीमत रही कि फैयाज ज्यादा लोगों को कैप्सूल बांट नहीं पाया था। उसके पास से 14,900 जिंक फास्फाइड वाले कैप्सूल बरामद हुए हैं। हर कैप्सूल में करीब 1 ग्राम जहर भरा हुआ था। जिंक फास्फाइड का इस्तेमाल चूहे मारने वाली दवा बनाने में किया जाता है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर ये कैप्सूल लोगों के बीच बढ़ जाता तो अंजाम क्या होता। अब तक हुई जांच के मुताबिक 2019 से 2025 के बीच फैयाज कई बार ईरान और इराक की यात्रा कर चुका है। पिछले 1 साल में ही वो 19 बार ईरान और इराक गया था। फैयाज की बहन ईरान में फिजियोथेरेपिस्ट है जबकि उसकी मां भी ईरान में ही रहती हैं। फैयाज पुणे के विमान नगर इलाके का रहने वाला है। जी मीडिया की टीम उसका कच्चा चिट्ठा जानने के लिए उसके विमान नगर स्थित घर भी पहुंची। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके 2 घर यहाँ पे है और ये 24 और 25 नंबर का जो मकान है वो उसका ही है। लेकिन कुछ दिनों से ये दोनों फैमिली जो है ये यहाँ पे अभी रहती नहीं है। यहाँ पे अभी जो उसका डोर है ताला लगाया है। ज़्यादातर वो लोगों में बातें नहीं करता था, ऐसा यहाँ का सिक्योरिटी का कहना है। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि फैयाज की ईरान इराक यात्रा का आखिर मकसद क्या था। क्या उसने किसी के प्रभाव में आकर इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की? कहीं फैयाज किसी आतंकी संगठन के संपर्क में तो नहीं था? क्या फैयाज की साजिश के पीछे और लोग भी शामिल हैं? पुलिस आरोपी फैयाज के मोबाइल फोन, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन के साथ उसके संपर्कों की भी गहन जांच कर रही है। माना जा रहा है कि इसके बाद कई और अहम खुलासे भी सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में जो अपराध करेगा उसका यमराज के पास जाने का टिकट योगी फोर्स काट देती है। दरअसल यूपी में ऑपरेशन क्लीन शुरू हो गया है और इस बार योगी फोर्स के टारगेट पर है लखटकिया बदमाश। 2 दिन में 3 लखटकिया बदमाशों का एनकाउंटर हो चुका है और इस बार तो योगी फोर्स ने साल के सबसे बड़े इनामी बदमाश को यमराज के पास भेज दिया, वो भी सिर्फ 50 रुपए की गोली से।
माफिया या तो जेल के अंदर है या मिट्टी में मिल गए हैं। सुरक्षा में कोई सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और जो करेगा तो फिर यमराज के घर भी जाएगा। योगी आदित्यनाथ की वार्निंग को हल्के में लिया तो योगी फोर्स ने इनामी का यमराज वाला टिकट काट दिया। यूपी में योगी फोर्स ने साल के सबसे बड़े इनामी बदमाश का काम तमाम कर दिया है। इसके मासूम चेहरे पर मत जाइए, रुहेलखंड में इसका आतंक था। इसका नाम सरबजीत है, यह कुख्यात शूटर है। इसके ऊपर 1,75,000 रुपए का इनाम था। एडीजी स्तर से 1 लाख रुपए का इनाम, डीआईजी के लेवल पर 50,000 का इनाम, जबकि पीलीभीत एसपी ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। सरबजीत का नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे, लेकिन उसके आतंक का अंत योगी फोर्स ने आखिरकार कर ही दिया। 28 मई को शूटर सरबजीत ने यूपी के पीलीभीत में पप्पू गुप्ता नाम के व्यापारी की हत्या कर योगी फोर्स को चैलेंज किया था। ठीक 30 दिन बाद योगी फोर्स ने सरबजीत को यमराज के पास भेज दिया। यूपी के पीलीभीत में रात को करीब 9:45 पर सरबजीत अपने साथी के साथ बाइक से भाग रहा था। तभी योगी फोर्स से सामना हो गया। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो फायरिंग कर दी। इसके बाद योगी फोर्स ने भी पीतल का जवाब पीतल से दिया। दोनों तरफ से करीब 15 राउंड गोलियां चली। 30 मिनट तक पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा। क्रॉस फायरिंग में 2 पुलिस वाले भी जख्मी हो गए, लेकिन इसके बाद भी योगी फोर्स हार नहीं मानी। आखिरकार योगी फोर्स की गोली सरबजीत के सीने में जाकर धंस गई। इसके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक 32 बोर की पिस्टल मिली है, एक कंट्री मेड वेपन 315 बोर का मिला है और काफ़ी मात्रा में कारतूस है। इस संबंध में आगे की जो कार्रवाई है वो करेंगे। पीलीभीत में इस साल के सबसे बड़े इनामी को योगी फोर्स ने फुल एनकाउंटर किया, तो यूपी के बदायूं में भी 50,000 का इनामी का हाफ एनकाउंटर हुआ है। पुलिस वाले जिसे टांग कर ले जा रहे हैं, इसके दोनों टांगों में गोली लगी है। योगी फोर्स ने इसे हाफ एनकाउंटर के बाद पकड़ा है। इसका नाम अबरार है। इसकी उम्र 60 साल है। इसके क्राइम हिस्ट्री को देखकर आपका भी खून खौल जाएगा। अबरार ने पहले 4 साल की बच्ची को अगवा किया, फिर खेत में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसे वहीं पर छोड़कर फरार हो गया। लेकिन 72 घंटे के अंदर ही योगी फोर्स ने इसे लंगड़ा कर दिया। अब ये अपने दोनों पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाएगा। जब भी खड़ा होगा, इसे अपने गुनाहों की सजा जरूर याद आएगी। सवाल ये है कि योगी फोर्स इतना सटीक निशाना कैसे लगा लेती है, तो इसका जवाब है योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस को पहले से 100 गुना ज्यादा हाईटेक बना दिया है। योगी फोर्स मुख्य रूप से 3 तरह की पिस्टल का इस्तेमाल करती है। ऑस्ट्रिया में बनी ग्लॉक 19 पिस्टल, भारत में बनी 9mm की ब्राउनिंग पिस्टल, इटली निर्मित बरेटा जैसी हाईटेक और घातक पिस्टल से शामिल है, जिसकी गोली से बच पाना बदमाशों के लिए नामुमकिन है। बदमाशों के हाईटेक हथियारों का जवाब योगी फोर्स भी हाईटेक हथियारों से दे रही है। तभी बदमाशों का यमराज के पास जाने का टिकट कट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपी में योगी आदित्यनाथ ने बदमाशों दंगाइयों पर लगाम लगा रखा है, तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी भी योगी के रास्ते पर चल पड़े हैं। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले हुमायूं कबीर को यह बात हजम ही नहीं हो रही। वही हुमायूं कबीर जो बाबरी बनाने का सपना देख रहे हैं, अब उन्होंने बंगाल की सड़क पर 1 लाख मुस्लिमों को उतारने की धमकी दे दी। আমি যেদিন ময়দানে মুসলমানদের নিয়ে নেমে যাব না, সেদিন এমন ছাটা বাটা মাছ শুরু করব যে আমাদের পতাকা বহন করার লোক থাকবে না। কে
ये बंगाल में मुसलमानों के कथित नेता हुमायूं कबीर है। सड़क पर लाखों मुस्लिमों को उतारने के नाम पर धमका रहे हैं। लाख लाख लोग के रास्ते लिए नामाबो और सट्टा भागा मार देबो और जेले जाबो कदिन जेले राखते पारे तो खाते पारे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद विधायक पद की शपथ लेने के बाद हुमायूं कबीर पहली बार मुर्शिदाबाद में रैली कर रहे थे। रैली कम सीएम शुभेंदु और बीजेपी को अपनी ताकत की नुमाइश कराने की कोशिश ज्यादा कर रहे थे। सीधे शुभेंदु अधिकारियों को धमकाने लगे, मियां भाई को भड़काने लगे, मुर्शिदाबाद में माहौल खराब करने के लिए उकसाने लगे। আমি বলেছি আমার লিমিট যেদিন ক্রস হয়ে যায় না আর মাথা যেদিন টাওয়ার গরম হয়ে যায় সেদিন আমি ও এসপিও বুঝবো না ও চিফ মিনিস্টারও বুঝবো না আর কে কোথায় থাকলো আর কে কোথায় থাকলো না সব কিছু বুঝবো না। আমি নিজেই নেতৃত্ব দিয়ে নামাবো। बंगाल में बीजेपी की सरकार जिस तरह से एनआरसी यूसीसी वाले प्लान पर अमल करने जा रही है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण पर प्रहार करने की तैयारी कर रही है, इसीलिए हुमायूं कबीर को अपने वोट बैंक पर खतरा दिखने लगा है। लेकिन क्या हुमायूं कबीर के एक ऐलान पर बंगाल के मुसलमान सड़क पर उतरेंगे? बंगाल में शुभेंदु सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे? बंगाल का माहौल खराब करने की साजिश में शामिल होंगे? खुद बंगाल के मियां भाई की जुबान से ही सुन लीजिए। हम लोग एज अ इंडियन मुस्लिम हम लोग अपने गवर्नमेंट के साथ है। बीजेपी सरकार जो भी अच्छे करेंगे, बीजेपी सरकार सिर्फ अपने लिए तो नहीं, हम सब नागरिकों के लिए भी अच्छी करेंगे। और जो आइन के अंदर आएगा, जो कानून के अंदर आएगा, हम सब मुस्लिम मिलकर उनको सपोर्ट करेंगे। हुमायूं कबीर का ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मुसलमान का ऐसा लेके खेल रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो अभी जो नया राज आया है वो अभी ऑलरेडी सब काम सही कर रहे हैं। हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उसको। ये उसके कहने से हम लोग किसी का भी अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। यहाँ के कोलकाता का मुस्लिम का ये कहना है कि कोलकाता का सारे लोग ने जो बीजेपी को सेलेक्ट किया है, तो कोलकाता का मुस्लिम का ये कहना है कि सब मिलके बीजेपी को सपोर्ट करें और टाइम देके उनको कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। हुमायूं कबीर समझ गए होंगे कि बंगाल का मुसलमान किसके साथ है। बाबरी मस्जिद के नाम पर राजनीति चमकाने वाले हुमायूं अब बंगाल के मुसलमानों को उकसाने के खेल में लगे। लेकिन बीजेपी ने हुमायूं कबीर पर केस दर्ज कराने में देर नहीं की। 1982 से 2012 तक तो केस एक भी केस जुडिशियल को पास जाके सबूत नहीं दिया, मेरा सब केस से रिलीज हो गया। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर अब कानून का हंटर चलना शुरू हुआ। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी केस में 8 आरोपियों को घरों पर एक साथ छापेमारी हुई और उसके बाद पुलिस अब सिर्फ चोरी नहीं बल्कि अवैध कमाई, संपत्तियों और पूरे आर्थिक नेटवर्क की भी परत खोलने में जुटी है। आखिर दान पात्र से निकली रकम का खेल कितना बड़ा था और क्या इस मामले में अभी और बड़े नाम सामने आने बाकी हैं? राम मंदिर दान कांड, 8 आरोपियों के घरों पर रेड, चढ़ावा चोरी के किरदार, सबका हो रहा हिसाब। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में रविवार की सुबह पुलिस ने सबसे बड़ा एक्शन लिया। एक साथ 8 टीमें एक ही वक्त और 8 आरोपियों के घरों पर छापे मारे। किसी के घर ताला मिला तो कहीं परिवार वालों से लंबी पूछताछ हुई तो कहीं दस्तावेज कब्जे में लिए गए। सबसे पहले पुलिस रामाशंकर यादव और टिन्नू के घर पहुंची, लेकिन घर पर ताला लगा मिला। कुछ देर बाद उसकी मां पहुंची, तब पुलिस अंदर दाखिल हुई। पुलिस के तमाम अधिकारी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, एसआईटी के लोग भी यहाँ पहुँचे हैं। तो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूरी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लगातार जो है बात हो रही थी डिजिटल फुटप्रिंट की, वो भी खंगालने की कोशिश की जा रही है और जो भी इन्वेस्टिगेशन में नई नई चीज़ें जो सामने निकल के आ रही हैं वो भी आप जी मीडिया नेटवर्क के माध्यम से आपको हम सब दिखाएंगे। इसके बाद पुलिस की टीम आरोपी मनीष यादव के घर पहुंची, वहां भी ताला मिला। तीसरे आरोपी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव के घर पर भी कोई मौजूद नहीं था। इस दौरान जी न्यूज की टीम चंदा चोरी के आरोपी लवकुश और अविनाश के घर भी पहुंची, जहां पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की।
सकते हैं ये अविनाश शुक्ला का घर है और यहाँ पर आरोपियों के घर पे हर जगह छापेमारी हो रही है। उनके परिजनों से पूछताछ की जा रही है। मामले से जुड़े सभी सबूत और अन्य जो पहलू हैं उन पे जो है पूरी जांच चल रही है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस का ये बड़ा एक्शन है जो कि लगातार जारी है। इस केस में जांच कर रही टीमों ने रविवार को, जो अभी इस समय हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, रविवार की ये तस्वीरें हैं। ये अविनाश शुक्ला का घर है। अयोध्या में रहने वाले सभी जितने भी आरोपी हैं जो अयोध्या में रहने वाले हैं उन सबके घर पे पुलिस जो है पहुंची है, पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं। आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। इस मामले से जुड़े जितने भी तथ्य हैं उनको खंगाला जा रहा है और इसमें बड़े खुलासे होने की जो है इस समय जो है बात की जा रही है। उधर आरोपी अनुकल्प मिश्रा के घर पर सबसे ज्यादा देर तक कार्रवाई चली। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में संपत्तियों के कागजात, बैंक खातों का रिकॉर्ड, लेन देन का हिसाब और परिवार के लोगों के बयान दर्ज किए गए। इस दौरान राजस्व विभाग के अधिकारी और लेखपाल भी जांच टीम के साथ मौजूद रहे ताकि आरोपी के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों की भी जांच की जा सके। अनुकल्प मिश्रा के घर के सामने खड़े हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए गांव के लोग मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। अनुकल्प मिश्रा को जानते हैं? राम मंदिर में दान चोरी का आरोप लगा है उन पर। हाँ तो सुन मिलता है भाई। अब एक कैसे मामला का हुआ है भाई नहीं सब जाने। जो जैसा कर रहा है भर रहा है, चुराए हैं कि नहीं चुराए वो अच्छे से जान रहे होंगे। सूत्रों के मुताबिक जांच अब टिन्नू यादव और अनुकल्प मिश्रा के इर्द गिर्द सबसे ज्यादा घूम रही है। दावा है कि दान पात्र की चाबी टिन्नू के पास रहती थी। इसी ने अपने भतीजे मनीष यादव की एंट्री करवाई और दोनों ने मिलकर चोरी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी पुलिस ने नहीं की है और जांच अभी जारी है। दरअसल 25 जून को मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर पहली एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद टिन्नू समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 26 जून को अदालत ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया और अब पुलिस जेल के बाहर उनके आर्थिक नेटवर्क, संपत्तियों और कथित अवैध कमाई की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। अब सवाल सिर्फ दान पात्र से निकले पैसों का नहीं, सवाल ये भी है कि आस्था के नाम पर जमा किया गया चढ़ावा कांड का खेल कितना बड़ा था और इस पूरे नेटवर्क में क्या सिर्फ 8 आरोपी थे या जांच की जद में अभी और भी नाम आने बाकी हैं। अयोध्या से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow.